नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर की क्लास। तो देखिए, आप एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो है बहुत उपयोगी होने वाला है दोस्तों। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जी दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बाजपन, पेलाग्रा, क्वाशियोरकर, स्कर्वी। तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है दोस्तों। इसी वाला इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों स्कर्वी, पेलाग्रा और बाजपन है, ये विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन की कमी से दोस्तों बाजपन, पेलाग्रा और स्कर्वी ये तीनों रोग होते हैं, जबकि प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर रोग होता है। स्कर्वी रोग की बात करें दोस्तों तो विटामिन सी। जी दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और पेलाग्रा रोग है विटामिन B5। आपको ध्यान रखना है, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। बाजपन की बात करें तो बाजपन रोग विटामिन ई। जी दोस्तों, विटामिन ई की कमी से बाजपन या स्टेरिटी रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है। भारत में सर्वाधिक कौन सा फल उगाया जाता है? केला, अमरूद, आम, पपीता। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है दोस्तों आम। भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है आम। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि भारत में विश्व का कितने परसेंट फल का उत्पादन होता है। जी दोस्तों, भारत में विश्व का कितने प्रतिशत फल का उत्पादन होता है? तो देखिए दोस्तों, फलों का उत्पादन बताना है भारत में टोटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अपने भारत में 8%, 9%, 13%, 14%। तो दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने भारत में कितने परसेंट होता है दोस्तों फलों का उत्पादन? तो दोस्तों, अपने भारत में 13% फलों का उत्पादन होता है, जबकि 14% सब्जी का उत्पादन होता है। अपने इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 14% सब्जी और 13% है फ्रूट का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है, जी दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है। जी दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल बताना है केला, आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद। तो देखिए, आम तो है अपने इंडिया में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है नींबू वर्गीय फल। जी दोस्तों, नींबू वर्गीय फल है, राजस्थान में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल है। आगे वाला क्वेश्चन है, NHM राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई? जी दोस्तों, NHM है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई? 1984, 1989, 2005 और 2008। तो देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2005 में। आपको ध्यान रखना है, NHM ध्यान से देखना, NHM। और दूसरा होता है दोस्तों NHB। जी दोस्तों, दूसरा होता है NHB। ये क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। जी दोस्तों, NHB क्या होता है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। जबकि NHM होता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इन दोनों को ध्यान रखना है। NHB की स्थापना कब हुई थी? 1984। जी दोस्तों, NHB की स्थापना 1984 में हुई थी, जबकि NHM की स्थापना 2005 में हुई थी। NHB क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ये कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है दोस्तों। इसका मुख्यालय NHB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुड़गांव हरियाणा में। जबकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसके अलावा 1989 में क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में है राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा NHB और NHM आपको ध्यान रखना ही है। आगे वाला क्वेश्चन है, पौधशाला अन्य स्थानों से ऊंची उठी होनी चाहिए। जी दोस्तों, पौधशाला अन्य स्थानों से ऊंची उठी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पौधशाला अन्य स्थानों से ऊंची ऊंची उठी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे उठी हुई होना चाहिए दोस्तों। पौधशाला अन्य स्थानों से कितनी परसेंट ऊंची उठी हुई होनी चाहिए? तो देखिए, 10%, 15%, 20%, 25%। तो पौधशाला अन्य स्थानों से दोस्तों 10% ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, जिससे क्या है, जलभराव की समस्या नहीं हो और अपने जो पौधशाला के जो पौधे हैं वो खराब नहीं हो। तो पौधशाला अन्य स्थानों से 10% ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए दोस्तों, पौधशाला का जो स्थान है वो वाला। तो आगे वाला क्वेश्चन अपना, फसलों को पाले से बचाने के लिए किसका स्प्रे करते हैं? तो दोस्तों, फसलों को पाले से बचाने के लिए 0.1% HCl, 0.1% H2SO4, 0.2% फार्मेलिन और 1% नाइट्रोजन। तो देखिए, पाले से बचाने के लिए किसका स्प्रे करते हैं? 0.1% H2SO4। आपको ध्यान रखना है, फसलों को पाले से बचाने के लिए 0.1% H2SO4 का स्प्रे करते हैं। आगे वाला 8वां क्वेश्चन है, पौधशाला के लिए उपयुक्त मृदा है। जी दोस्तों, पौधशाला के लिए उपयुक्त मृदा, सबसे बेस्ट मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा, काली मृदा, ब्लू दोमट मृदा, सभी। तो दोस्तों, पौधशाला के लिए कौन सी सबसे अच्छी मृदा है? तो दोस्तों, ब्लू दोमट मृदा है, और इसको अपन सैंडी लोम भी कहते हैं। ब्लू दोमट मृदा पौधशाला के लिए सबसे बेस्ट है, इसको अपन सैंडी लोम भी कहते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन, पौधशाला से पौधों का स्थानांतर किस समय करना चाहिए? जी दोस्तों, पौधशाला होती है, पौधशाला से अपन को पौधों का स्थानांतर करना है, दूसरी जगह अपन को उनको लगाना है, तो किस समय लगाएंगे? सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। तो देखिए दोस्तों, पौधशाला से पौधों का स्थानांतरण है शाम के समय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा समय दोस्तों शाम होता है। सायकाल का समय दोस्तों पौधशाला से पौधों का स्थानांतर करते समय सबसे अच्छा समय होता है सायकाल का। अब दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, वाष्पोषण के द्वारा जल की हानि सबसे कम होगी और अपना पौधा है ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पौधशाला से पौधों का स्थानांतर कब करना चाहिए दोस्तों? सायकाल के समय। जी दोस्तों, सायकाल के समय या शाम के समय पौधशाला से पौधों का स्थानांतर करना चाहिए, दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो शाम के समय दोस्तों।
आगे गर्म जलवायु का फल। जी दोस्तों, गर्म जलवायु का फल कौन सा है? ट्रॉपिकल जलवायु का फल बताना है। सेब, नाशपाती, केला, बादाम। तो दोस्तों इनमें से सेब, नाशपाती, केला, बादाम, इनमें से गर्म जलवायु का फल कौन सा है? तो दोस्तों गर्म जलवायु, ट्रॉपिकल जलवायु का फल है दोस्तों केला। जी दोस्तों केला, केला और नारियल दोस्तों गर्म जलवायु के फल है। जी दोस्तों केला और नारियल गर्म जलवायु के फल है। आपको ये ध्यान रखना है, केला और नारियल है गर्म जलवायु के फल है। इसके अलावा सेब, नाशपाती और बादाम ये क्या है दोस्तों? टेम्परेट। टेम्परेट यानी शीतोष्ण। जी दोस्तों ये तीनों है, सेब, नाशपाती, बादाम, ये टेम्परेट यानी शीतोष्ण जलवायु के फल है। जबकि गर्म जलवायु का फल केला और नारियल है, और टेम्परेट यानी शीतोष्ण जलवायु के फल है सेब, नाशपाती, बादाम। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा दोगुने पौधे लगाए जाते हैं? जी दोस्तों वर्गाकार विधि की अपेक्षा दोगुने पौधे कौन सी विधि में लगाए जाते हैं? आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार विधि। तो दोस्तों दोगुने पौधे कौन सी विधि से लगाए जाते हैं? तो दोस्तों पंचभुजाकार जो विधि है, जी दोस्तों पंचभुजाकार जो विधि है, पंचभुजाकार विधि से दोस्तों दोगुने पौधे लगाए जाते हैं। जबकि षटभुजाकार विधि से 15%, जी दोस्तों 15% अधिक पौधे कौन सी विधि से लगाए जाते हैं? षटभुजाकार से। आपको ध्यान रखना, षटभुजाकार विधि से 15% अधिक पौधे, जबकि जो वर्गा पंचभुजाकार विधि है उससे वर्गाकार विधि की अपेक्षा दोगुने पौधे लगाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, कलम लगाते समय कलम को उपचारित करते हैं। दोस्तों कलम को किससे उपचारित करते हैं? कलम को अपन लगाते हैं तो किससे उपचारित करके लगाते हैं? IAA, IBA, HCl, H2SO4। तो दोस्तों किससे उपचारित करते हैं कलम को? दोस्तों कलम को उपचारित करते हैं IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जी दोस्तों IBA से कलम को उपचारित करते हैं। और कितनी मात्रा में लेते हैं दोस्तों? 1000 से 2500 ppm। जी दोस्तों 1000 से 2500 ppm है इसकी मात्रा लेते हैं दोस्तों, किसकी? IBA की। जी दोस्तों पीपीएम में इसकी मात्रा लेते हैं कितनी? 1000 से 2500 पीपीएम में आईबीए की मात्रा लेते हैं, और इससे कलम को उपचारित करते हैं कलम को लगाते समय। किससे दोस्तों? आईबीए से। आपको ध्यान रखना है, आईबीए से कलम को उपचारित करते हैं। आम की बहुवर्णीय किस्म है। जी दोस्तों इनमें से आम की बहुवर्णीय किस्में बतानी है, ओलूर, मुलगोवा, बेलाडी, सभी। तो दोस्तों आम की बहुवर्णीय किस्म है दोस्तों सभी। ये ओलूर, मुलगोवा, बेलाडी ये सभी आम की बहुवर्णीय किस्म है, आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, पपीता में मादा व नर का अनुपात रखते हैं। जी दोस्तों पपीता होती है पपाया, उसमें मादा व नर का अनुपात कितना रखते हैं दोस्तों? एक अनुपात एक, 1:10, 10:1, 10:10। तो दोस्तों पपीता में मादा व नर का अनुपात कितना रखते हैं? 10:1। जी दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मादा व नर, यदि पहले नर होता दोस्तों, जी दोस्तों पहले नर होता तो 1:10 होता, लेकिन दोस्तों पहले मादा है। आपको ये देख लेना है पहले कि पहले मादा है व नर। जी दोस्तों पहले मादा है व नर, यानी 10 पौधे मादा के और एक पौधा नर का लेंगे। जी दोस्तों आपको ध्यान रखना, 10 पौधे मादा का और एक पौधा नर का लेंगे। किसमें दोस्तों? पपीता में। पपीता में मादा और नर का अनुपात कितना रखते हैं? 10:1। और यदि दोस्तों आपको ये ध्यान ही रखना है, 10:1 मादा और नर का अनुपात रखते हैं, यानी 10 पौधे मादा के। आगे मौसम्बी किसकी किस्म है? जी दोस्तों मौसम्बी किसकी किस्म है? नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नो। तो दोस्तों मौसम्बी किसकी किस्म है? नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नो। तो दोस्तों मौसम्बी है माल्टा की एक प्रचलित किस्म है, जो महाराष्ट्र की है प्रचलित किस्म है। जी दोस्तों महाराष्ट्र की सबसे प्रचलित किस्म है माल्टा की मौसम्बी, महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है मौसम्बी माल्टा की किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है, केले का प्रवर्धन किससे करते हैं? जी दोस्तों केले का प्रवर्धन किससे करते हैं? रिंग बडिंग, ऑफशूट, स्वार्ट सकर्स, इनार्चिंग। तो दोस्तों केले का प्रवर्धन किससे करते हैं? केले का प्रवर्धन करते हैं स्वार्ट सकर्स से। जी दोस्तों केले का प्रवर्धन स्वार्ट सकर्स से करते हैं। और स्वार्ट सकर्स का वजन कितना लेते हैं दोस्तों? 500 से 700 ग्राम। जी दोस्तों 500 से और 750 ग्राम है स्वार्ट सकर्स का वजन लेते हैं। जी दोस्तों स्वार्ट सकर्स का वजन कितना लेते हैं? 500 से 750 ग्राम। और केले का प्रवर्धन स्वार्ट सकर्स से। इसके अलावा दोस्तों खजूर का प्रवर्धन है ऑफशूट से करते हैं, खजूर का प्रवर्धन ऑफशूट से करते हैं। और इनार्चिंग से दोस्तों चीकू का प्रवर्धन इनार्चिंग से करते हैं। और बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग। जी दोस्तों बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग से करते हैं। और चीकू का प्रवर्धन इनार्चिंग से। और खजूर का प्रवर्धन ऑफशूट से। और केले का प्रवर्धन स्वार्ट सकर्स से। आपको ध्यान रखना। और उसका वजन कितना लेते हैं दोस्तों? 500 से 750 ग्राम। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, सेवालों का अध्ययन कहलाता है। जी दोस्तों सेवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी और एपिकल्चर। तो दोस्तों सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेवालों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों फाइकोलॉजी। आपको ध्यान रखना है सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जी दोस्तों सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। जी दोस्तों एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इसके अलावा एपिकल्चर है। जी दोस्तों एपिकल्चर मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसको एपिकल्चर बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सूखी मिर्च में भंडारण के लिए नमी की जी दोस्तों यहाँ पे नमी है। सूखी मिर्च में भंडारण के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए। जी दोस्तों नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए दोस्तों सूखी मिर्च में भंडारण के लिए? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सूखी मिर्च में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यदि सूखी मिर्च को अपन को भंडारण करना हो दोस्तों मिर्च को, तो उसमें नमी की मात्रा कितनी रखते हैं? 5%, 8%, 10%, 12%। तो दोस्तों सूखी मिर्च में भंडारण के लिए नमी की मात्रा 10% होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि सूखी मिर्च में नमी की मात्रा 10%। आगे वाला क्वेश्चन है, बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म। जी दोस्तों बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है
आपको बताना है बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है पूसा बिंदु, अर्कासील, अन्नामलाई, पंथ ऋतुराज। तो देखिए दोस्तों बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है दोस्तों, अन्नामलाई। जी दोस्तों अन्नामलाई है बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। अब जी दोस्तों बैंगन की सूत्रकृमि या एफिड प्रतिरोधी, आपको ये भी ध्यान रखना है सूत्रकृमि की जगह एफिड भी आ सकता है। बैंगन की सूत्रकृमि या एफिड प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, अन्नामलाई। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, जी दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है बैंगन में कड़वापन किसके कारण होता है। जी दोस्तों बैंगन में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, सोलासोडिन, गोइट्रोजेनिक। तो दोस्तों बैंगन में कड़वापन किसके कारण होता है दोस्तों, सोलासोडिन के कारण। जी दोस्तों सोलासोडिन के कारण दोस्तों बैंगन में कड़वापन होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बैंगन में कड़वापन किसके कारण होता है, सोलासोडिन के कारण। इसके अलावा एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है दोस्तों, बैंगन का बैंगनी रंग होता है। जी दोस्तों बैंगन का बैंगनी रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। आपको ध्यान रखना है बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण, जबकि बैंगन में जो कड़वापन होता है वो सोलासोडिन के कारण होता है। जबकि जो दोस्तों बैंगन के सूखे फल होता है उनमें गोइट्रोजेनिक पदार्थ पाया जाता है। ये दो वाला दोस्तों सी वाला, बैंगन के सूखे फल होते हैं उनमें गोइट्रोजेनिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि बैंगन में कड़वापन सोलासोडिन के कारण होता है और एंथोसाइनिन के कारण बैंगन का बैंगनी रंग होता है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, आलू में खोखला तना रोग होता है। जी दोस्तों आलू में जो खोखला तना, जी दोस्तों होलोस्टेम, जी दोस्तों होलोस्टेम रोग है जिसे खोखला तना बोलते हैं। ये किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की अधिकता से, ऑक्सीजन की कमी से और ऑक्सीजन की अधिकता से। तो दोस्तों आलू में खोखला तना रोग किसके कारण होता है दोस्तों, दोस्तों ये होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। आपको ध्यान रखना है कि यदि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो आलू में होलोस्टेम या खोखला तना रोग हो जाता है। जी दोस्तों खोखला तना को होलोस्टेम भी बोलते हैं, ये रोग हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यदि, तो दोस्तों ब्लैक हर्ट, जी दोस्तों आलू में ब्लैक हर्ट रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी। जी दोस्तों भंडारण में O2 की कमी से ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। जबकि दोस्तों आलू में खोखला तना रोग नाइट्रोजन की अधिकता से होता है और भंडारण में O2 की कमी से क्या होता है दोस्तों, ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना ब्लैक हर्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू की देरी से पकने वाली किस्म, जी दोस्तों आलू की देरी से पकने वाली किस्म है दोस्तों कुफरी अलंकार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना। तो दोस्तों आलू की देरी से पकने वाली किस्म कौन सी है दोस्तों, कुफरी सिंदूरी। जी दोस्तों आलू की देरी से पकने वाली किस्म दो है दोस्तों, कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी। तो दोस्तों कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी जो आलू की किस्म है, ये दोस्तों आलू की लेट पकती है, देरी से पकने वाली किस्म कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी। इसके अलावा कुफरी अलंकार और कुफरी ज्योति है जल्दी पकने वाली किस्म दोस्तों आलू की जल्दी पकने वाली किस्म कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, और लेट पकने वाली कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी। इसके अलावा दोस्तों कुफरी चिपसोना फर्स्ट और चिपसोना सेकंड है, ये दोस्तों प्रसंस्करण के लिए बेस्ट है। प्रसंस्करण के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है दोस्तों, कुफरी चिपसोना फर्स्ट और कुफरी चिपसोना सेकंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कुफरी चिपसोना फर्स्ट और कुफरी चिपसोना सेकंड है, ये प्रसंस्करण के लिए बेस्ट है। और कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरी है आलू की दोस्तों लेट पकने वाली किस्म है, और कुफरी अलंकार और कुफरी ज्योति है ये जल्दी पकने वाली किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है, आलू में कंद की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है। जी दोस्तों आलू में जब कंद का निर्माण होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपयुक्त टेम्परेचर कौन सा है, 14 से 16 डिग्री, 17 से 19 डिग्री, 25 से 27 डिग्री और दोस्तों 30 से 32 डिग्री। तो दोस्तों आलू में कंद निर्माण के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है दोस्तों, उपयुक्त टेम्परेचर है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है आलू में कंद निर्माण के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा दोस्तों जो 32 डिग्री टेम्परेचर से 32 से अधिक टेम्परेचर हो जाता है दोस्तों तो आलू में कंद निर्माण की क्रिया रुक जाती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आलू में जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे अधिक टेम्परेचर हो गया तो कंद निर्माण की क्रिया है रुक जाएगी। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, आलू में कंद निर्माण के लिए तो दोस्तों 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जबकि यदि 32 डिग्री से अधिक हो गया तो कंद निर्माण की क्रिया रुक जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित टमाटर की प्रथम किस्म है। जी दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित टमाटर की प्रथम किस्म कौन सी है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है पारकर, रोमा, फ्लेवर सेवर और पूसा सदाबहार। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी, जी दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित टमाटर की प्रथम किस्म कौन सी है दोस्तों, ये हो गई फ्लेवर सेवर। कौन सी दोस्तों, फ्लेवर सेवर है दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित टमाटर की प्रथम किस्म कौन सी है, फ्लेवर सेवर। जी दोस्तों फ्लेवर सेवर है। इसके अलावा आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर की 1 हेक्टर फसल बुआई के लिए कितनी नर्सरी की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों टमाटर है उसकी अपन को 1 हेक्टर में बुआई करनी है तो उसके लिए अपन नर्सरी लगाना चाहे तो कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी दोस्तों, 150 मीटर, 250 मीटर और 400 मीटर और 500 मीटर। दोस्तों टमाटर के 1 हेक्टर की बुआई के लिए दोस्तों 250 मीटर, जी दोस्तों 250 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है दोस्तों। जी दोस्तों आपको ध्यान रखना है टमाटर की 1 हेक्टर के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी नर्सरी लगानी हो तो 250 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा दोस्तों फूल गोभी है, फूल गोभी के लिए 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। फूल गोभी के लिए कितनी आवश्यकता होगी दोस्तों, 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, जबकि दोस्तों टमाटर के लिए है 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि अपन को टमाटर की नर्सरी लगानी हो तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस और आगे हम दोस्तों और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। कैसे लगे दोस्तों आप